नमस्कार। हाल ही में ब्राजील में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उसकी सफलता पर तो बात हो ही रही है, लेकिन एक चीज बड़ी दिलचस्प है क्या? कि पश्चिमी और अमेरिकी मीडिया ने इस पर जितना ध्यान दिया ना, शायद उतना हमारे यहाँ भी नहीं दिया गया। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया। हर बड़ा चैनल, हर अखबार सब कवर कर रहे थे। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप है वो खासे भड़के हुए लग रहे हैं। हाँ, उनका बयान तो देखा। उन्होंने ब्रिक्स को सीधा सीधा एंटी अमेरिका संगठन कह दिया। और तो और सदस्य देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी भी दे डाली। बाप रे। तो सवाल यही उठता है कि भाई इस बार ऐसा क्या हुआ समिट में कि अमेरिका और खासकर ट्रंप इतने मुखर हो गए। देखिए, यहाँ जो मुख्य तनाव है ना, वो ब्रिक्स की बढ़ती ताकत और अमेरिका का जो स्थापित प्रभुत्व है उसके बीच का है। अच्छा। खासकर डॉलर का जो दबदबा है वैश्विक वित्त में, उसको लेकर। और समझने वाली बात यह है कि ब्रिक्स कोई आज का संगठन तो है नहीं। हाँ, पुराना है। दशकों पहले नींव रखी गई थी, लेकिन पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस तरह खुलकर विरोध नहीं किया था। सही बात है। इसकी सीधी सी वजह है, आज का ब्रिक्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा संगठित लग रहा है, आर्थिक रूप से ताकतवर है। अब शायद अमेरिका इसे अनदेखा नहीं कर पा रहा। और ये ताकत सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही बताते हैं। बिल्कुल। दुनिया की लगभग 40% आबादी, बिल्कुल, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 50% से ज्यादा हिस्सा, और मैन्युफैक्चरिंग वो तो 60% से भी ज्यादा। हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें भारत, रूस, चीन, ये सब बड़े खिलाड़ी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मा, सब कुछ। तो जो ट्रंप की चिंता है वो इसी बात को लेकर है कि अगर ये तीन देश, भारत, रूस और चीन, अपने आपसी मतभेदों के बाद भी किसी कॉमन एजेंडा पर साथ आ गए तो क्या पश्चिमी देश मुकाबला कर पाएंगे? ये सवाल है। हाँ, यही चिंता है, और ये निराधार भी नहीं लगती। बिल्कुल। और यही बात ब्रिक्स की जो अंदरूनी गतिशीलता है उसे और अहम बना देती है। देखिए, ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है। ब्रिक्स जिस तरह काम कर रहा है ना, वो इसे एससीओ जैसे दूसरे समूहों से थोड़ा अलग करता है। अच्छा, कैसे? अभी का उदाहरण ले, वो पहलगाम हमले की निंदा वाला प्रस्ताव। हाँ। खबरों के मुताबिक एससीओ में उस पर आम सहमति नहीं बनी। भारत शायद अलग रहा घोषणा से। लेकिन वही प्रस्ताव जब ब्रिक्स में आया तो चीन और रूस ने भी भारत का साथ दिया, जबकि उनके भारत के साथ दूसरे मुद्दों पर मतभेद हैं। ये दिलचस्प है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल या ईरान जैसे मसलों पर भारत ने भी दूसरे ब्रिक्स सदस्यों का साथ दिया। अच्छा। तो ये दिखाता है कि ब्रिक्स शायद एक ऐसा मंच बन रहा है जहां सदस्य देश आपसी तनाव के बावजूद कुछ अहम मुद्दों पर, रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर सहयोग करने को तैयार दिख रहे हैं। और यही एकजुटता शायद अमेरिका को ज्यादा चुभ रही है। हाँ, बिल्कुल, यही विशेष चिंता का कारण है। और इसी चिंता में एक और कड़ी जुड़ती है, वो ब्रिक्स की अपनी करेंसी या पेमेंट सिस्टम की बात। हाँ, वो चर्चा तो चल रही है। हालांकि अभी शुरुआती है, लेकिन इसका विचार ही अमेरिकी डॉलर के लिए एक सीधी चुनौती है ना? जाहिर है। सोचिए, अगर ये देश आपसी व्यापार डॉलर के बिना करने लगे, किसी डिजिटल करेंसी से या आपसी स्वैप से, तो अमेरिकी वित्तीय प्रणाली का प्रभाव तो कम होगा ही। बिल्कुल। शायद इसीलिए ट्रंप इतने आक्रामक हैं, एंटी अमेरिका कह रहे हैं। और पहले ऐसी प्रतिक्रिया नहीं थी, अब है। इसका मतलब साफ है कि ब्रिक्स को अब एक वास्तविक चुनौती माना जा रहा है। बिल्कुल। पहले शायद सिर्फ एक विचार समूह था, अब एक भू राजनीतिक और आर्थिक चुनौती। तो आगे क्या? अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में है 2026 में, शायद जुलाई या अक्टूबर में। हाँ, भारत में। और उम्मीद है कि शी जिनपिंग और पुतिन दोनों आ सकते हैं। ये बड़ी बात होगी। अगर ऐसा हुआ तो उस समय ट्रंप, अगर वो सक्रिय रहते हैं, और पश्चिमी मीडिया की प्रतिक्रिया देखना काफी दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से। कुल मिलाकर सार यही है कि ब्रिक्स का उभार वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल रहा है। ये स्थापित व्यवस्था को, खासकर डॉलर वाली व्यवस्था को, चुनौती दे रहा है, और इसीलिए ये तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सही। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो नई डायनेमिक्स बन रही हैं ब्रिक्स और स्थापित शक्तियों के बीच, ये आने वाले सालों में वैश्विक सहयोग और प्रतिस्पर्धा को कैसे बदलेगी। ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इस पे नजरें बनी रहेंगी। बिल्कुल।